नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की कार्रवाई को सरकार ने अगले आदेश तक रोक दिया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें हक्कुधारियों के हितों के प्रभावित होने की बात है। ऐसे में सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है, जो सभी शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण करेगी। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट आने तक देवस्थानम बोर्ड के काम को रोका गया है। हमारा बिल्कुल कॉन्क्रीट जवाब है। हमने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड पर हम जो है सारे लोगों के विचार सुनकर, हकूकधारी हैं, रावल हैं, पंडे हैं, पुरोहित हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिनके क्षेत्र में जो चार धाम देवस्थानम की उसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, उन सब की बात सुनेंगे। उनकी बात सुनने के बाद जो है हमने हाई पावर कमेटी बना दी है और हाई पावर कमेटी उस पर काम करना शुरू कर देगी। सबकी बात सुनने के बाद जिनके जो ग्रीवांसेज हैं, जिनको जो परेशानियां अपनी बताएंगे, उसका हम हल करेंगे। तब तक जो है बोर्ड का काम जो है हम यथावत रख रहे हैं, रोक रहे हैं। उत्तराखंड में अब कोरोना के साथ ही डेंगू ने भी दस्तक दे दी है, जिसकी रोकथाम और उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी तेज कर दी है। आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि डेंगू हो या कोरोना, इसकी तीसरी लहर सभी से निपटने के लिए सरकार की पूरी तरह तैयार है। हर तरह से सरकार जनता के साथ है। इसके बचाव के लिए विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रत्येक गांव को 10,000 रुपए साफ सफाई और छिड़काव के लिए दिए गए हैं। अस्पतालों में बेड और दवाइयों की समुचित व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से व्यापक तैयारियां हैं और दवाई से लेके सारी सुविधाओं से लेके हमने गांव तक के लिए जो है स्वास्थ्य अभियान के लिए वहां हर ग्राम सभा में 10-10 हज़ार रुपये सफाई से लेके दवाई छिड़काने के लिए भी हम दे रहे हैं। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड सरकार हर परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ी है, चाहे तीसरी लहर की बात हो, चाहे डेंगू की बात हो। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विकास संवाद, प्रदेश में विकास के बढ़ते कदम विषय पर विकास की बात बूथ के साथ वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इसमें हमारा बूथ तक का जो हमारे 11,235 बूथ हैं, 252 मंडल हैं, 14 जिले हैं, 2365 शक्ति केंद्र हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जोड़ते हुए और एक नया कार्यक्रम आज से शुरुआत की है, ई संवाद कार्यक्रम। इस ई संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हम अपने कार्यकर्ताओं को ये सारी बताते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में प्रदेश की विकास की योजनाओं के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के हमारे युवाओं को, नौजवानों को और हमारे कार्यकर्ताओं को, ये जो हमारा मजबूत संगठन है उससे जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ताओं को अवगत कराया है। और ये कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार सप्ताह में एक बार जारी रहेगा। सरकार के कोई मंत्री और संगठन के कोई अधिकारी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की आन बान शान है। आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और हमारे कार्यकर्ता समाज के अंतिम छोर में, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति के बीच में काम करते हैं। कोरोना महामारी में उनसे प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाया था, इसलिए नया कार्यक्रम शुरू किया हमारी पार्टी ने। तो वो कार्यक्रम हमारा अगले 2 महीने तक लगातार चलने वाला है। आज हमने अपने मन की बात की है कार्यकर्ताओं से। उत्तराखंड प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने मुख्यमंत्री भवन में पेयजल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बरसाती जल स्रोत द्वारा टैंक के माध्यम से जल संग्रह कर पेयजल के लिए उपयोग किया जाए। इस संबंध में उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चलाई जाने वाली योजना के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल मद के योजना का उपयोग करने का निर्देश दिया। जल स्रोत का पानी के लिए टैंक का निर्माण, बरसात में जो जल स्रोत है हमारे 3-4 महीने तक रहते हैं। बरसात में जब बिजली गिरती है तो पानी का स्रोत एकदम बढ़ जाता है। वो मतलब बरसात में 3 महीने तो पानी आना ही है, उसमें कभी कोई तो 4 महीने तक भी रहता है। तो उस पानी को हम चाहते हैं कि सीधे जहाँ से स्रोत है उससे सीधे पाइप द्वारा वो टैंक में पहुँचाने का काम, साफ पानी पाइप द्वारा जाएगा। एक तो ये काम, एक तो बरसात जल संग्रह अलग है, वो रिचार्ज वाला ये अलग है, वो पार्ट अलग है।
ये पार्ट अलग है जो बरसात का पानी है। ये 300 करोड़ रुपए का योजना है आपका। 300 करोड़ रुपया अभी हम तो विभाग का तो कर ही रहे हैं, जी। विभाग का पैसा हमारे पास है, वो काम शुरू कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंदर का बिल ले रहे हैं उसको। उसके अलावा जो पंचायतों में जो पैसा है इसके लिए जा रहा है, पंचायतों में पेयजल के लिए जो बरसात जल संग्रह जो पैसा जा रहा है, उस पैसे को हम इसमें उपयोग करने का ये हमारे इस पर विचार कर रहे हैं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इन दिनों अपनी विधानसभा भ्रमण में हैं। विधानसभा भ्रमण के दौरान गणेश गोदियाल का विकासखंड पाबौ में स्थानीय जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से लगातार आमजन कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये साफ संकेत है कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की ओर मजबूत सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस के पक्ष में जो जबरदस्त रुझान है आप स्वयं देख सकते हैं। ये ठीक है कि ये मेरा गृह क्षेत्र है, लेकिन मैं जहाँ भी पूरे प्रदेश में जहाँ भी जिस ओर भी जा रहा हूँ, हर तरफ इसी प्रकार के रुझान सामने आ रहे हैं और इसी का हमें पूरा विश्वास है। हम आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमारे कार्यकर्ता आत्मविश्वास से लबरेज हैं कि 2022 में उत्तराखंड में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के द्वारा फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपने ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने की जानकारी दी गई। मीडिया के माध्यम से भाजपा सरकार की साजिश बताई गई, जिस पर पलटवार करते हुए प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पूरे कोरोना काल के दौरान घरों में बंद रही, समाज सेवा के नाम पर जीरो परफॉर्मेंस रही, एक भी जरूरत को ना तो मास्क बांटे ना ही राशन का वितरण किया। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी नेता झूठ बोलते हैं। हमने कोरोना काल के दौरान तमाम कार्य किए, लोगों के घरों में राशन दिए, मास्क का वितरण किया। पूरे कोरोना काल में 525 दिन हो गया। पूरी कांग्रेस आइसोलेशन में थी, ना किसी कांग्रेसियों ने मास्क बांटे, ना किसी ने सामाजिक काम किए। अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के 5 अध्यक्ष 5 दिशाओं में जो है स्वागत करने में लग गए हैं। और मैं कह सकता हूं कि खुद ही अपना ट्विटर हैंडल बंद करते हैं, खुद ही जो है फिर फेसबुक में लिखते हैं कि ट्विटर हैंडल बंद हो गया है और फिर आधा घंटे बाद कहते हैं कि खुल गया है। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है और इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। ये तो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में अगर 2 मुख्यमंत्री के कार्यकाल की मैं बात करूं तो कोरोना 1 और कोरोना 2 की लहर चरम पर थी। आपने किसी भी मुख्यमंत्री को घर से निकलते हुए या किसी भी भाजपा नेता को सड़कों पे काम करते हुए नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी ने फ्री एम्बुलेंस चलाई, हमने लोगों को दवा वितरित करने का काम किया, हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का काम किया, हमने राशन बांटने का काम किया। और दुख तो इस बात का हुआ कि जिस कांग्रेस पार्टी के हर सिपाही ने ऑक्सीजन का वितरण का काम किया और उनके यूथ कांग्रेस के आपने देखा जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकल जो है नेता थे उनको किस तरीके से पुलिस ने हैरेस किया। तो ये राजनीति से जो प्रेरित लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीयत है वो बिल्कुल साफ नहीं है। नीयत ही इनकी साफ होती तो गंगा में बहती लाशें इनको नजर आती और जनता से वोट मांगने से पहले ये अपने गिरेबान में झांक कर देख लेते। राजधानी देहरादून में नशा मुक्ति केंद्र से फरार हुई 4 युवतियों के बरामद होने के बाद नशा मुक्ति केंद्र के संचालक और मुख्य संचालिका पर गंभीर आरोप के मामले में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने मामले में सत्ताधारी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नारी निकेतन और बालिका गृह में भी ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। साथ ही उनका कहना था कि महिला एवं बाल विकास मंत्री को यहां औचक निरीक्षण करना चाहिए। 2-3 दिनों से एक बहुत ही चकित करने वाला, हतप्रभ करने वाला मामला यहाँ जिसने पूरे देहरादून ही नहीं उत्तराखंड को सकते में डाल दिया है। भाजपा नारा तो देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से यहाँ नशा मुक्ति केंद्र से 4 युवतियाँ गुमशुदा हो जाती हैं, उसके बाद जब वो बरामद की जाती हैं तो वो कहती हैं कि हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र में दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ऐसे में मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब तरफ आप दे रहे हैं। पहले तो आपके ही नेताओं से बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा था और अब कानून व्यवस्था के चलते अगर नशा मुक्ति केंद्र में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आप सोच सकते हैं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में क्या हो रहा होगा। देहरादून से आकर एक अस्पताल मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर रुड़की के रामनगर स्थित आनंदा हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर दी और मोबाइल छीनने के साथ साथ गले में रखी 60,000 रुपए की नकदी भी छीन ली, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। मैं मौजूद था, 5 गाड़ी आई है, आलम देहरादून से बदमाश लेकर आया यहाँ पे, उसके मुजर भी लगी हुई थी और डायरेक्ट ऑफिस में आते ही मार तोड़ करी और कादरी कनपट्टी पर बंदूक रखी और उसके बाद 60,000 रुपये हमारे पास रखे थे, 60,000 रुपये लेके गया
और मोबाइल छीन लिया था कादिर का ताकि वीडियो ना बना सके। गाली गलौज करी और उसके बाद पूरी मार पिटाई करते हुए बाहर आए सभी लोग। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे, उसमें पूरा रिकॉर्ड है सब चीज़। 100 नंबर में घूमने का चेतक वाले आए, उसके बाद पुलिस वाले आए, उसके बाद वे भाग गए यहाँ से। ठीक है, ये लड़का पहले मेरी एम्बुलेंस चलाता था कादिर, ठीक है जी, दिल्ली वाले का है ये, आनंद हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल चला रहा है यहाँ पे ना रामनगर में कचहरी के सामने। इस आनंदा हॉस्पिटल रुड़की। इसने क्या नाम जो है जब भी पैसों की बात करी तो इसने या तो बोला कि मैं बाद में दे दूँगा, बाद में दे दूँगा। पहले भी एक बार कई बार बात हुई है कि जी दे दूँगा, अभी नहीं है, दे दूँगा। ठीक है, आज हम इसके पास पहले हम कोतवाली आए, गंगनहर कोतवाल साहब को हम पूरी बात बता के मैंने कहा साहब हम जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप जाके उनसे पैसों की अपना लेन देन कर लो। उसने बोला था कि ठीक है मैं दे दूँगा। जाते ही उसने अपने कपड़े फाड़ने और शीशे तोड़ने शुरू कर दिए अपने हॉस्पिटल के, और बदतमीजी से बात करी उसने ना। उसके बाद हमने वहाँ से पुलिस को फ़ोन किया गंगनहर कोतवाली में कि साहब ये तो ऐसे यहाँ पे जो है शीशे तोड़ रहा है अपने और बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, 3.5 लाख रुपए मेरे उसके पास हैं, कुछ नगद है इसमें, कुछ बाई चेक दे रखे हैं, और 8.5 लाख रुपए का ये नितिन भाई है, इनसे मैंने क्या नाम जो है सामान दिला रखा अपनी गारंटी पे 8.5 लाख रुपए का, जिसमें बेड है, मॉनिटर हैं, हॉस्पिटल्स की सारी मशीनें 8.5 लाख रुपए की दिला रखे हैं, जिसमें से उसने कोई पैसे नहीं दिए। ये नितिन भाई हैं, बाकी ये बता देंगे क्या क्या सामान दिया है, सारी चीज़ें रखा गया है। पिस्टन कुछ नहीं रखा हुआ है, वहाँ तो कैमरे लगे हैं और हम सब लोग इतने सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, अब कोई झूठ बोलने को कुछ भी बोल सकता है। अब क्या चाहते हैं? हम अपना पैसा लेना चाहते हैं, हमें 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जो हमारी अपनी पेमेंट है वो हमारी दे दे। प्रदेश में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है और भूस्खलन से कई संपर्क मार्गों पर आवाजाही खतरनाक बनी हुई है। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं हाईवे के तोता घाटी पर पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और हल्की सी बारिश में बोल्डर गिर रहे हैं। ऐसी ही भयावह तस्वीर तोता घाटी में भी सामने आई है, जहां हाईवे पर देखते ही देखते लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों पर सफर करना खतरनाक बना हुआ है। आज सुबह तोता घाटी में मलबा आने की वजह से रास्ते को बंद करना पड़ा है। इसके लिए ट्रैफिक को मलेथा से डाइवर्ट करा गया सो दैट कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि 1-2 हफ्ते पहले भी वहाँ पे दुर्घटना घटी थी। तो जब तक पूरा रास्ता कार्यदायी संस्था द्वारा क्लियर नहीं कर दिया जाता और यात्रियों के लिए सेफ़ नहीं हो जाता, उसको बंद रखा गया है। इसके लिए नीचे से आपको चंबा और टिहरी होते हुए ही लोगों को भेजा जा रहा है। जो रास्ते में लोग तुमको गजा के माध्यम से निकाला गया, बाकी रेगुलर ट्रैफिक है उसको मलेथा से। मोदी जी, आपने हमारे उत्तराखंड को क्या समझा है? गुजरात, या आपने सोचा है कि पूरे देश को गुजरात बना देंगे? तो इस काम को बंद करिए। जिस प्रकार से इस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 धाम रूट बनाने के लिए जिस वक्त आपने कहा था कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बाद से आप केवल अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं, गुलाम मानसिकता के आपके जो लोग हैं जो कार्यवाही कर नहीं सकते। लेकिन अब आप ये बताइए कि इन पहाड़ों का क्या करें हम जो दरक रहे हैं? किसको दिया आपने ये 13,000 करोड़ रुपए का टेंडर? और जिनको भी दिया वो सब लेट करके पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस तक नहीं है। और पहाड़ों के साथ जो आप खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ों ने भी हिम्मत नहीं करी थी करने की। विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये संवेदनशील पहाड़ियाँ हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये माना था कि ज़्यादा चौड़े रोड नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको अपने अहम के लिए हर ओर केवल त्राही मचानी है, क्योंकि आपने तो लोगों को बिजी करना है। नबुन बैरियर जहाँ से आप उत्तरकाशी को एंटर करते हैं, वहाँ पे पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ गया। पहाड़ कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि उनके अंदर टनल बनाए जा रहे हैं और ये पता नहीं कि इंजीनियरिंग होती क्या है, क्योंकि ये तो हार्ड वर्क, फेक हार्ड वर्क नहीं करते, फेक हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं। तो मोदी जी, आप इस तरह के अपने काम जो हैं उनको बंद करेंगे तो बेहतर हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।